नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और गेहूं की बात करेंगे, जहां पर सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। इस साल गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने का अनुमान तो है, लेकिन सरकार के मुताबिक एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। वहीं दालों का देश में अच्छा एक्सपोर्ट होने के बाद तुअर समेत दूसरे दालों में कीमतें चढ़ती हुई नजर आई हैं, जिसके कारण सरकार ने स्टॉक पर नजर रखने के लिए कमेटी भी बनाई है। इनका हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा, कीमतें गिरेंगी या चढ़ेंगी, क्या है मेट्रिक्स, क्या है कैलकुलेशंस, सप्लाई कैसी रहने की उम्मीद है, जैसे तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एग्रिस्क डेटा के सीईओ रविशंकर मंथा और पल्सेस पे बात करेंगे जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से। लेकिन शुरुआत यहां पर गेहूं के साथ कर लेते हैं और यहां पर एक अच्छा खासा डेटा रवि आपने एक निकाला है। बहुत स्ट्रांग नंबर्स हमने यहां पर भी आते हुए देखे हैं। सबसे पहले आपसे गेहूं के नंबर्स पे ही बात करना चाहेंगे। फसल बेहतर मानी जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि क्वालिटी इस बार यहां पर थोड़ी सी वीक रह सकती है। हेलो जी रवि, आपको हमारी आवाज आ रही है? रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ऑलराइट, रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। रवि से बात करेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन क्योंकि विवेक हमारे साथ हैं, विवेक आपसे पहले फिर दालों की बात कर लेते हैं, जहां पर पिछले एक महीने में हमने तुअर और उड़द दोनों के ही प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। सबसे पहले तो क्या देखते हैं आप रीजंस उसके लिए? मनीषा, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं आवाज नहीं सुन पा रहा था। विवेक, मैं जानना चाह रही थी कि जो एक महीने में हमने तुअर उड़द के भाव बढ़ते हुए देखे हैं ऑलमोस्ट बाय 10%, क्या रीजंस देखते हैं आप उसके पीछे? देखिए मनीषा जी, ये तो सरकार को और जो ट्रेडर्स हैं इनको पहले से अनुमान था कि इस जी। बार प्रोटेक्शन कम होगा। और ये सरकार को बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल आइडिया था, ग्राउंड रियलिटी, कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है। और उसका ये परिणाम रहा कि 10% से प्राइस बढ़ गए। अब आगे सप्लाई साइड जैसे जैसे कम होता जाएगा, क्योंकि अराइवल सब कम हो गए हैं और इम्पोर्ट भी ओरिजिन पे बहुत ज़्यादा स्टॉक बचा नहीं है, तो इन दोनों का प्रेशर था, इसलिए बाजार काफ़ी तेज़ी से बढ़े लास्ट 1 मंथ में। इनफैक्ट अभी अभी से ठीक 1 घंटे पहले भारत सरकार और ट्रेडर फर्टिलिटी के बीच एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई, जिसमें सरकार ने बहुत कड़े शब्दों में अपने ट्रेडर्स इंपोर्टर्स को आगाह किया है कि आप जो भी आपके पास स्टॉक है उनको पोर्टल पे अपडेट करें, अदरवाइज वो कोई भी कड़े कदम उठा सकते हैं। और जो मैं आपको डाटा बताऊं कि 69,000 तक का अभी पोर्टल पे ये कंफर्मेशन आई है कि इतने स्टॉक वेयर हाउस पे है, जिससे सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि स्टॉक इससे कहीं ज्यादा है। और उन्होंने इंपोर्टरों को ये आगाह किया है कि अगर आप ओरिजिन पे सपोज बर्मा है और किसी दूसरी कंट्री में भी आप स्टॉक करते हैं, तो वो सरकार के माध्यम से बात करके वहां से इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे और उसके बाद उसकी कार्रवाई की जा सकती है। तो सरकार बहुत चिंतित है और उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों पे ये सारे इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स और पूरी बिजनेस कम्युनिटी को कहा है कि आप स्टॉक ना करें और इसकी जो सप्लाई साइड है वो बनाए रखें। परंतु जो ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आपका सप्लाई साइड में प्रोडक्शन कम है, तो वो आपको ये थोड़ी सी चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन जैसे आपने कहा कि मीटिंग हो चुकी है, सरकार ने काफी कड़े शब्दों में फिर से यहाँ पर कारोबारियों से बात करी है और ये पहली बार नहीं है विवेक, हम ऑलरेडी पहले ये समिट में देख भी चुके हैं। काफी कड़े शब्द, एक वार्निंग जैसा भी यहाँ पर दिया गया था, उसके बावजूद भाव बढ़े हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा फंडामेंटल तेज है ही। लेकिन अब जिस तरह की यहाँ पर स्थिति है, जैसे आपने भी कहा कि 69,000 टन का हमने स्टॉक अपडेट होता हुआ देखा है, आपको क्या लगता है कितना है ओवरऑल बाजार में, और अब इससे डील करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? निश्चित रूप से 16,000 से हो सकता है कुछ ज्यादा हो, लोगों ने अपडेट ना किया हो, लेकिन ये फिगर बहुत बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे स्टॉक कम है। हाँ, ये है ओरिजिन पे अगर किसी ने किया हो तो वो उसकी जानकारी हमें नहीं है। विवेक, कोई टाइमलाइन है क्या स्टॉक अपडेट करने की? मेरे ख्याल से टाइमलाइन तो उन्होंने बार बार ये नोटिफिकेशन दिया है कि आप करें, पर मुझे लगता है कि इस हफ्ते के बाद गवर्नमेंट एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी, जैसा कि उन्होंने मीटिंग में भी कहा है। बात अभी जो इस सॉल्यूशन की है, तो एक सॉल्यूशन जो मुझे दिखता है कि भारत सरकार के पास इस बार मसूर का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है, रेड लेंटिल्स जो लाल मसूर है, और चना भी भारत सरकार के पास स्टॉक में अच्छा है। तो जो टेंडर पे तुअर दाल या तुअर जाती है, अगर उसकी जगह भारत सरकार मसूर को प्रमोट करना स्टार्ट करे और मसूर का कंजम्पशन वहां पे पुश करे, तो हम लोग 6-7 लाख टन जो ये टेंडर पे और जो राशन की दुकानों पे तुअर जाती है, उसी जगह मसूर दे सकते हैं। और वो हिंदुस्तान में भी एक अच्छी क्वांटिटी में इस बार प्रोडक्शन है
और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट होता है तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी क्रॉप है, तो वो एक घबराने वाली बात नहीं रहेगी और एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा हमको वहां ओके। से। तो ये एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। दूसरा, बर्मा ने अभी जो अभी 1 घंटे पहले मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने बोला कि हमने 1.25 लाख टन के आसपास 3 महीनों में भारत के व्यापारियों ने इंपोर्ट किया है तुअर का, और उनकी उपलब्धता नियर अबाउट 1.2 लाख टन और है उनके पास। तो आप देखेंगे कि बर्मा में भी बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है और एक गैप है, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन साइड को गवर्नमेंट को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जो वो बाकी इकोनॉमिक वीक सेक्शन को और बाकी लोगों को जो टेंडर के थ्रू करती है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप चना, जो कि सरकार के पास मेरे ख्याल से 25 लाख टन के आसपास चना है, और मसूर भी एक उपलब्धता अच्छी है। तो ये दोनों कमोडिटी अगर हम तुअर की जगह रिप्लेस करें तो एक अच्छा ऑप्शन सरकार के लिए बन सकता है, और वो कंट्रोल कर सकते हैं उस प्राइस को। क्लियरली, जैसे आपने कहा कि एक बड़ा एक्शन अगले हफ्ते आ सकता है। 69,000 स्टॉक का अपडेट अब तक यहां पर कारोबारियों ने पोर्टल पे किया है और सरकार को लगता है कि ये कम है, बाजार में ज्यादा यहां पर डाले हैं। इंपोर्टर्स को भी यहां पर हिदायतें दी गई हैं। सब कुछ यहां पर है, और विवेक आपने यहां पर ऑप्शंस भी दिए कि किस तरह से बाजार फिलहाल इसको टैकल कर सकता है, कि मसूर और चने की उत्पादन या अवेलेबिलिटी हमारे पास ज्यादा है। एट अ वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ये माने भी कि दालों का और अपडेट नहीं होता, प्राइसेस करंट लेवल पे ही रहते हैं, आपको क्या लगता है सरकार के पास क्या ऑप्शंस हैं फिर अगले हफ्ते, अगर उन्हें कोई कदम उठाने ही पड़े तो? देखिए, सरकार निश्चित रूप से स्टॉक लिमिट ला सकती है, जो पिछले बार जिन्होंने सेम किया था। ये रूट किया था, और हो सकता है इस बार वो इंपोर्टर्स को भी शामिल कर ले स्टॉक लिमिट पे। दूसरा ये कर सकती है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको लिक्विडेट करने के लिए जो टाइम है, वो टाइम लिमिट भी ला सकती है कि 2-3 महीने की जगह आप 1 महीने या 1.5 महीने में माल को लिक्विडेट करें, ताकि माल का इनफ्लो बना रहे। इसके अलावा सरकार के पास मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बड़ा तरीका है जिससे वो प्राइस को कंट्रोल करे। लेकिन एक अच्छी चीज जो है, जो मसूर दाल और चना जिसका उत्पादन काफी अच्छा है, वो हमको एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, और सरकार मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल उस पर जरूर विचार करेगी। तो ये तो बात हुई दालों की, जहां पर एक्शन भरपूर है, भावों में तेजी भी है, और अगले हफ्ते का भी यहां पर इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कारोबारी कैसे इसको रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया विवेक साथ जुड़ने के लिए। बात अब यहां पर गेहूं की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी काफी गहमा गहमी है। रवि, आप मेरी आवाज अगर सुन सकते हैं तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ किस तरह की फसल की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आवक तो शुरू हो गई है लेकिन क्वालिटी को लेकर चिंताएं हैं। Thank you, Manika, for having me on the show. जहाँ तक इस साल का प्रोडक्शन है, जो अनुमान जो रफ एस्टिमेट अभी चल रहा है, इट्स एक्सपेक्टेड कि अराउंड 109 मिलियन टन के आसपास का हमारा अनुमान है। आई थिंक सरकार इज आल्सो लुकिंग एट अराउंड 111। तो जो एंड जैसे ही आज इवन गवर्नमेंट हैज कम आउट एंड सेड कि they are expecting 1 million टन का लॉसेज इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, which is बहुत मुश्किल है इतनी जल्दी अनुमान लगाना कि कितना लॉस हुआ है। बट अगर आप प्रोडक्शन को एक साइड में रखें, ठीक है, हालांकि यहाँ थोड़ा प्रोडक्शन नीचे आने की उम्मीद होगी, क्योंकि जो जिस तरह का मौसम था उसके कारण there could be some amount of impact on the overall crop of part of it, but it's in parts. Now, very important part ये है कि आप एक तरफ प्रोडक्शन को देखते हैं तो दूसरी तरफ कंजम्पशन को देखिए, कि आप ये देखें कि कंजम्पशन आज की तारीख में जो हमने अनुमान लगाया है, ठीक है, हमने काफी एग्जॉस्टिव तरीके से उसका अनुमान लगाया है, वो 91.5 मिलियन टन का पूरा कंजम्पशन है इंडिया का फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। वो 91.5 मिलियन टन इंक्लूड किए घर में जो हम खाते हैं, प्लस इंडस्ट्री जो लेती है, प्लस गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स हैं, प्लस सीड्स एंड फीड, तो सारा, और एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट भी उसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर आप देख लेंगे कि तो कुल मिला के हमारा कंजम्पशन या हमारी रिक्वायरमेंट 91.5 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती है इस साल के लिए। तो अगर आप चलिए मान लिया कि चलो आपका प्रोडक्शन 1-2 मिलियन टन और भी नीचे आ जाता है, तो ओवरऑल इंपैक्ट सप्लाई डिमांड में ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। इनफैक्ट हमने तो काफी ऑप्टिमिस्टिकली उसमें 5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट भी डाल के रखा है। अगर उसको बाहर निकाल देंगे तो लगभग 86 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट होगी, जो बहुत है। तो आप आउटपुट से ज्यादा अगर डिमांड को देखेंगे, डिमांड काफी स्टेडी रही है देश की, ठीक है, और वो कांस्टेंट ही रहती है। कोई मतलब ऐसा तो नहीं होता कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो हम 5 रोटी की जगह 6 रोटी खा लेंगे जी, खाते उतनी खाएंगे, इनफैक्ट तो कम खाते हैं आजकल, अर्बन में कम खा रहे हैं, रूरल में भी कम खा रहे हैं, मिलेट्स आ रही है। तो ओवरऑल डिमांड जो है व्हीट की वो काफी स्टेडी है। तो इसके सामने अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे
तो जो भी नंबर जैसे पिछले बार 105 आया था और अपनी बार प्रॉब्ली 109 के आसपास आने की उम्मीद है। आई थिंक अभी मोर और लेस सारा जो वेदर इम्पैक्ट है काफी पीछे हो चुका है। आई थिंक क्वालिटी इनफैक्ट मध्य प्रदेश में the kind of response farmers have shown towards selling at MSP to the government is fantastic. Gujarat already has started having a fantastic arrival. So कुल मिला के arrivals चालू हो गई हैं, काफी excitement है farmer को लेके, MP is a very large procurement center as well. So हम जो देख रहे हैं, चाहे जमीन पे देख रहे हैं, जो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं, रियलिटीज देख रहे हैं, हमें ये नहीं लगता है कि अब की बार मतलब we will have a very normal crop. There will not be any issues in terms of shortfall as it was made out last year, which was most of a synthetic made out rather than an actual part of it. So this year, I think the market has realized that, and we are very confident that will have a good crop, which will be more than sufficient to take care of the overall consumption for the country. रवि, एक बात के लिए तो आपको कंग्रेचुलेट करना होगा क्योंकि जो रिपोर्ट आपने हमारे साथ शेयर की है बहुत ही एग्जॉस्टिव है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और जो कैलकुलेशंस हैं वो काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू बिगिन ऑन दैट। आपसे एक और सवाल है और वो ये कि जैसे आपने बोला चेंजिंग ट्रेंड्स हैं यहाँ पर, लेंटिल्स की बात अब यहाँ पर की जा रही है, फूड ट्रेंड्स फैट्स यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू भी लें तो कहाँ देखते हैं आप गेहूं को ओवरऑल मैप पर, फूड मैप पर? In fact, Manisha, very interestingly, पिछले हफ्ते Government of India has mandated to the army that you have to have 25% of the ration to be constituted of millets. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नज है और उसी नज को अगर आप अब आज की तारीख में 13.5 मिलियन टन का मिलेट्स का प्रोडक्शन है, but obviously you can't compare the two. Point is, आप खुद अपने घर में देखेंगे कि आप चाहेंगे कि एक टाइम में बाजरी खाऊं, तो there is a huge trend shifting from wheat towards millets. And we see that to be a very important trend that will happen in the next 5 years, wherein we definitely see that the demand for wheat will stagnate and probably come down. Yeah, it will not increase from here for sure, because the consumption towards millet is going to increase substantially given the way the government is focused on it and the consumer preference for better, healthier products. Okay. Right? We won't be surprised that glucose की जगह we'll have Parle-G coming with a millet-based similar product. जी हाँ, एब्सोल्युटली। रवि, बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज ने ऑफ कोर्स वो ट्रेंड यहाँ पर शुरू किया भी है, होटल्स ने भी किया है जहाँ पर आप ग्लूटेन फ्री एंड अदर मिलेट डाइट्स यहाँ पर आता हुआ देखते ही हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए रवि, एंड वी होप हम और ऐसी रिपोर्ट्स आपकी तरफ से यहाँ पर आता हुआ देखेंगे और आपसे फिर से ऑफ कोर्स बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने स्ट्रैटेजिस्ट को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है। हमारे साथ अब एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपकी टॉप पिक्स ही लेना चाहेंगे और प्रीतम, आप कैसे देखते हैं? हमारे लिए थोड़ा सा ट्रंकेटेड वीक है, फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग नहीं है इंडियन मार्केट्स में, कैसे करें कारोबार? मनीषा, मुझे लगता है कि बुलियन में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा। मैं आपको एक चीज ये बोल सकता हूँ कि दैट आज के इंटरडे के बेसिस पे आप मेरे को पूछोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेल का अपॉर्चुनिटी आएगा अराउंड 59,100, एक स्टॉप लॉस लगा के 59,300 और टारगेट प्राइस ऑफ 58,800 का रहेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है गोल्ड में, वो फिर वेट कर सकते हैं 58,500 के लेवल्स पे, वहां पे वापस रीइंस्टेट करके लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। बट इंट्राडे के लिए मुझे लगता है एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी आएगा। साथ ही साथ सिल्वर में भी मुझे लगता है अराउंड 70,900 एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आएगी। वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एट 71,300, पर टारगेट प्राइस रहेगा 70,300 का। और अगेन हियर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यदि 70,000 के आसपास आता है मार्केट, तो वहां से लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो नियर टर्म में बिकवाली की राय है सोने चांदी में, लेकिन लॉन्ग टर्म अपसाइड ट्रेंड अभी भी यहाँ पर कायम है। बीरेन जी नमस्कार, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? यहाँ शॉर्ट टर्म रनअप कॉटन कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है, तो यहाँ कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट मई डिलीवरी में करीबन 27-70 पे मैं बाइंग प्रेफर करूंगा।
28.50 28.80 का लक्ष्य रहेगा। 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम है। स्टॉप लॉस रहेगा 2750। 3-4 दिन मंडीज बंद रहेगी मार्च एंडिंग के कारण, तो थोड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन है यहाँ पे। दूसरा धनिया पे मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। यहाँ 6500 6600 के आसपास माई कॉन्ट्रैक्ट बाई किया जा सकता है। 7300 7400 का लक्ष्य रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 6400। यहाँ थोड़ा वाइडर टाइम फ्रेम है, करीबन 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन का। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर एग्रो कमोडिटीज में आती हुई, फिर चाहे वो कॉटन सीड ऑयल केक है या फिर धनिया। बीरेन जी, आपकी राय जीरा पर भी लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक अंधाधुंध तेजी है और इन करंट लेवल्स पे भी इंडस्ट्री तो ये मानती है कि और तेजी ही की जा सकती है। आपको चार्ट्स पे अब ये जीरा कैसा दिखता है? चार्ट्स अभी भी इसके पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा टॉपिंग दिख रहा है। लास्ट वेव, इलियट वेव के हिसाब से लास्ट वेव कहीं कंप्लीशन के फॉर्म में आएगा। इसके बाद हम मीनिंगफुल करेक्शन, काफी लंबा करेक्शन देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ पर एक मीनिंगफुल करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। प्रीतम, यहाँ पर अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर ये हफ्ता काफी पॉजिटिव फिलहाल रहा है। जो 3 दिन की ट्रेडिंग है, 4% के गेन्स हम देख चुके हैं। यहाँ से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे लगता है कि मनीषा, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ट्रेंड थोड़ा चलता रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई वहाँ पे जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है टर्की में भी हुआ है, वो सपोर्ट करता रहेगा। साथ ही साथ डिमांड और जो वेनिंग बैंक का जो फियर था कि बैंक क्राइसिस बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिस्काउंट होते हुए दिख रहा है। एंड चाइना डिमांड भी रिवाइव हुआ है, तो ये सारा फैक्टर लेके चलता है कि मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा सपोर्ट बना रहेगा। आप बाय करके चल सकते हैं 6095 के लेवल से, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 6010 लेवल पर, और टारगेट प्राइस रहेगा 6200 एंड 6250। ऑलराइट, आप दोनों से ही मेटल्स पर भी राय लेना चाहेंगे और आपकी कोई टॉप ट्रेड पहले बीरेन जी, जो आपको लगता है मेटल्स में अब यहाँ करके ली जा सकती है? वापस रिस्क ऑन मोड बना है तो मैं प्रेफर करूंगा बीइंग ए हाई बीटा एसेट। तो यहाँ 255-56 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। 264-265 का लक्ष्य रहेगा। 253 का स्टॉप लॉस रहेगा। टाइम फ्रेम 4 से 5 दिन की रहेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और प्रीतम, आपकी कोई टॉपिक मेटल्स में? कॉपर एज यूजुअल, मेरे को लगता है कॉपर 776 के आसपास लेके खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 773 और टारगेट प्राइस रहेगा 780 का। ऑलराइट, मेटल्स में खरीदारी आती हुई, क्रूड में भी एक सपोर्ट है। सोने चांदी में ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली है जो एक्सपेक्टेड है क्योंकि रिस्क एपेटाइट हमने फिर से लौटते हुए देखी है। बहुत शुक्रिया प्रीतम, बिनेन जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।